हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। तो डियर फ्रेंड, पेपर थर्ड है आपका शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य, ठीक है, जिसकी हम लोग 11 क्लासेस कंप्लीट कर चुके हैं और आज आपकी एक क्लास नंबर 12 है। आज के इस क्लास में हम लोग 60 क्वेश्चंस करेंगे। कितने? 60 क्वेश्चंस करेंगे। और आज तक जो 11 क्लासेस हुई हैं उनमें मैंने मोस्टली हर क्लास में 50 क्वेश्चंस कराए हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। देखिए, जो मार्केट में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप इजी नोट्स आए हैं वो एनफ नहीं है। ये मत सोचना कि हम पूरा फोकस इजी नोट्स पे करते हैं और पेपर आपको यहीं से मिल जाएगा। जी नहीं, ये एनफ कंटेंट आपका नहीं है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जितनी मेरी क्लासेस हैं, जो प्लेलिस्ट बनी हुई हैं शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य ईवीएस की, इनको पूरी पूरी प्लेलिस्ट देख डालिए और उसके बाद टाइम मिलता है तो अपना इजी नोट्स पढ़ डालिए, एनफ रहेगा। और ये जो आज मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ ये भी आपका इजी नोट्स का ही है, ठीक है। आज हम इसमें 4 चैप्टर से कंप्लीट कर देंगे। इजी नोट्स से क्वेश्चंस मैं इसलिए करा रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स के पास इजी नोट्स नहीं होंगे, नहीं अवेलेबल हो पाते हैं, तो मैं वहाँ तक आप तक पहुँचा रहा हूँ, ठीक है। बाकी मेरी क्लासेस एनफ हैं और प्लेलिस्ट पूरी देख डालिए और इतना एनफ रहेगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ इजी नोट्स आप सोचें कि पढ़ लें और पास हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। इजी नोट्स में बहुत कम कंटेंट दिया हुआ है। तो फिर आज ही आपका इसमें हम 4 चैप्टर कंप्लीट करेंगे और हर चैप्टर में 15-14 क्वेश्चंस दिए हैं, तो आपके 60 क्वेश्चंस आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो और ये आपके जो है वो चैप्टर्स हैं, आप सभी को पता ही होगा कि ये आपके चैप्टर्स हैं। 17 चैप्टर्स हैं आपके शिक्षा के तकनीकी परिप्रेक्ष्य में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे देखिएगा। क्वेश्चन है, ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया ही शैक्षिक तकनीकी है। ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया ही शैक्षिक तकनीकी है। ये बात कौन कहते हैं? E.M. बूटर के द्वारा कहा गया है कि ज्ञान के व्यवहार में विनियोग की प्रक्रिया ही शैक्षिक तकनीकी है। ऑप्शन आपका जो बी है वो यहाँ पे सही और सटीक आंसर है। शैक्षिक तकनीकी से क्या तात्पर्य है? शिक्षा का प्रयोग प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में करना, बात तो सही है, ऑप्शन आपका ए सही है। शैक्षिक प्रक्रिया में वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करना, बात यहाँ पे ये भी सही है। शिक्षा का कार्य विज्ञान और तर्क को कसौटी पर कसना, बात यहाँ पे ये भी सही है। तो जब ये तीनों बातें सही होती हैं तो फिर हम चले जाते हैं ऑप्शन नंबर 4 के साथ, यानी कि उपरोक्त सभी सारे यहाँ पे ऑप्शन आपके सही हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो सही हो जाएगा। तकनीकी विज्ञान का कला में प्रयोग है। तकनीकी विज्ञान का कला में क्या है? एक प्रयोग है। ये बात आपके ऑफिस कहते हैं। कौन कहते हैं? ऑफिस कहते हैं। शिक्षण प्रौद्योगिकी का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किस विश्वविद्यालय में हुआ था? शिक्षण प्रौद्योगिकी का प्रयोग सर्वप्रथम आपका ओहियो विश्वविद्यालय वर्ष 1926 में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में हुआ था। किस विश्वविद्यालय में हुआ था? तो आपका ओहियो विश्वविद्यालय वर्ष 1926 में हुआ था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने देखिए। शैक्षिक तकनीक के कार्य हैं पाठ्यवस्तु को व्यवस्थित करना, जी हाँ, यह भी शैक्षिक तकनीकी का कार्य है। विद्यार्थियों की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना, सुधार करने के लिए पुनर्बलन देना, तो ये सभी शैक्षिक तकनीकी के कार्य के अंतर्गत आते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो आपका उपरोक्त सभी है वो सही हो जाएगा, ठीक है, डी सही है। भारत में शिक्षा प्रौद्योगिकी विभाग किसके द्वारा खोला गया था? तो ये आपका राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा खोला गया था। भारत में शिक्षा प्रौद्योगिकी विभाग जो है यह राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा खोला गया था। ऑप्शन जो आपका डी है यहाँ पे वो सही और सटीक आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारत में किस दशक के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयत्न किए गए हैं? ऑप्शन सी 1970 के दशक में। भारत में 1970 के दशक के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से प्रयत्न किए गए हैं। ऑप्शन आपका जो है वो सी यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन कहता है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये आपकी 1972-73 में हुई थी, ठीक है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना 1972-73 में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, शैक्षिक प्रौद्योगिकी को विद्वानों ने कितने भागों में विभाजित किया है?
तो इसको 4 भागों में विभाजित किया है। शैक्षिक प्रौद्योगिकी को विद्वानों ने 4 भागों में विभाजित किया है। शिक्षा तकनीकी केंद्र सेंट्रल फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत कार्य करता है? इसके ऑप्शन देखिए नीचे हैं। तो ये आपका किसके अंतर्गत काम करता है? ये आपका करता है एनसीईआरटी के अंतर्गत काम करता है। किसके? एनसीईआरटी के अंतर्गत काम करता है। शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता किसे माना जाता है? तो ये आपका ब्राइमर को जाता है। किसको माना जाता है? ब्राइमर। शैक्षिक तकनीकी शब्द का प्रथम प्रयोग, पहली बार जो प्रयोग है वो करता किसे माना जाता है? ब्राइमर को। शैक्षिक तकनीकी को 3 रूपों में किसने विभाजित किया है? किसने किया है? लेम्सडेन ने किया है। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। शैक्षिक तकनीक को 3 रूपों में लेम्सडेन ने विभाजित किया है। किसने किया है? लेम्सडेन ने विभाजित किया है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है अधिगम के मनोविज्ञान का व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं पर गहन प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। ये बात कहने वाले डेसिको हैं। कौन है? डेसिको कहते हैं कि अधिगम के मनोविज्ञान का व्यवहारिक शैक्षिक समस्याओं पर गहन प्रयोग ही शैक्षिक तकनीकी है। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है शिक्षण तकनीकी के क्या उद्देश्य हैं? प्रयोग के पश्चात मूल्यांकन करना, ज्ञान का संचय, प्रसार और विकास करना, शिक्षण अधिगम की संपूर्ण प्रक्रिया में सुधार लाना, या फिर ये सारी शिक्षण तकनीकी के उद्देश्य हैं। तो यहाँ पे ये सारे ही शिक्षण तकनीकी के उद्देश्य हैं। प्रयोग के पश्चात मूल्यांकन करना भी है, ज्ञान का संचय करना, प्रसार करना, विकास करना भी शिक्षण तकनीक का उद्देश्य है, और जो टीचिंग लर्निंग है उसकी संपूर्ण प्रक्रिया में सुधार लाना भी शिक्षण तकनीकी का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है शैक्षिक तकनीकी द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? तो शैक्षिक तकनीकी द्वितीय का दूसरा नाम क्या है? कोमल उपागम कहते हैं। क्या कहते हैं? कोमल उपागम। ठीक है, तो ये आपके चैप्टर फर्स्ट के 15 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब आपका चैप्टर सेकंड शुरू होता है। चैप्टर सेकंड का नाम है आपका शैक्षिक तकनीकी के प्रकार, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रणाली उपागम। चलिए फिर बात करते हैं। देखिए, सिल्वरमैन ने किस सन में कठोर सामग्री तकनीकी को सापेक्षिक तकनीकी नाम दिया था? 1968 में दिया था। सिल्वरमैन ने सन 1968 में कठोर सामग्री तकनीक को सापेक्षिक तकनीकी नाम दिया था। कठोर सामग्री के स्रोत हैं कौन? मनोविज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान या फिर उपरोक्त सभी। ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, द राइट वन। कठोर सामग्री के स्रोत में हमारा मनोविज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान सभी आ जाते हैं। कोमल शिल्प टेक्नोलॉजी को सृजनात्मक तकनीकी नाम किसने दिया था? ये आपके देने वाले हैं सिल्वरमैन। कौन है? सिल्वरमैन। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही है। शिक्षा में प्रणाली उपागम के उपयोग हैं क्या? प्रभावी योजना बनाने के लिए, उत्तम नियंत्रण और समन्वय करने के लिए, गुणवत्ता पर नियंत्रण पाने के लिए, या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन उपरोक्त सभी है वो सही है। ठीक है, ये जो उपरोक्त सभी है ये आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है। चलिए फिर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है और क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है? कठोर शिल्प तकनीकी की क्या विशेषताएं हैं? दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना, बोध क्षमता को बढ़ाना, सामाजिकता, विश्व बंधुत्व और सहयोग की भावना को जागृत करना, या फिर ये सभी कठोर शिल्प तकनीकी की विशेषताएं हैं। तो आपको बताते चलें कि दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना यह भी कठोर शिल्प तकनीकी की एक अहम विशेषता है। बोध क्षमता को बढ़ाना भी कठोर शिल्प टेक्नोलॉजी की एक विशेषता है। सामाजिकता, विश्व बंधुत्व और सहयोग की भावना को जागृत करना भी कठोर शिल्प तकनीक की विशेषता है। इसलिए जो ऑप्शन नंबर आपका डी है वो यहाँ पे सही हो जाएगा। श्रव्य कठोर सामग्री है कौन? रेडियो, टेलीफोन, शिक्षण मशीन या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे आपका चाहे रेडियो हो, टेलीफोन हो, शिक्षण मशीन हो, ये सभी श्रव्य कठोर सामग्री में आ जाते हैं। भाई रेडियो से भी आप सुनते हैं, टेलीफोन से भी सुनते हैं, शिक्षण मशीन भी आपको सुनाने काम करती है। दृश्य कठोर सामग्री क्या है? मानचित्र, ग्लोब, शिक्षण खेल उपकरण कौन है? तो मानचित्र भी देखने के काम आता है, ग्लोब भी देखने के काम आता है, शैक्षिक खेल उपकरण भी सिर्फ देखने के काम आते हैं। तो जब सभी देखने के काम आते हैं तो उपरोक्त सभी के साथ में चले जाएंगे। दृश्य का मतलब जो चीजें सिर्फ देखने के काम आती हैं, श्रव्य का मतलब जो चीजें सुनने में काम आती हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री है
कौन इसमें से इंटरनेट, फैक्स मशीन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर उपरोक्त सभी जो श्रव्य दृश्य यानी कि जो सुनने के भी काम आए और देखने के भी काम आए। तो चाहे इंटरनेट हो, फैक्स मशीन हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो, यहाँ हम देखते भी हैं सुनते भी हैं, तो इसीलिए उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। शैक्षिक तकनीकी तृतीय के अंतर्गत कौन आता है? प्रणाली उपागम। जो प्रणाली उपागम है या शैक्षिक तकनीकी तृतीय है। और नेक्स्ट वन, शैक्षिक तकनीकी के मृदु उपागम के जनक कौन थे? ये आपके लुम्सडेन थे। शैक्षिक तकनीकी के मृदु उपागम के जनक लुम्सडेन माने जाते हैं। कंप्यूटर है शैक्षिक तकनीकी प्रथम के अंतर्गत आता है, द्वितीय के अंतर्गत आता है, तृतीय के अंतर्गत आता है? तो जो कंप्यूटर है वो आपका शैक्षिक तकनीकी प्रथम के अंतर्गत आता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका जो ए है वो सही और सटीक आंसर है। शैक्षिक तकनीकी प्रथम है सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, प्रणाली उपागम या फिर इनमें से कोई नहीं। हार्डवेयर जो है वो शैक्षिक तकनीकी प्रथम के अंतर्गत आता है। और द्वितीय के अंतर्गत क्या आता है? सॉफ्टवेयर आता है ना। द्वितीय के अंतर्गत कौन आता है? सॉफ्टवेयर आता है। किसका संबंध अधिगमकर्ता के व्यवहार परिवर्तन से है? किसका संबंध है? शैक्षिक तकनीकी द्वितीय का यानी कि सॉफ्टवेयर। शैक्षिक तकनीकी द्वितीय में सॉफ्टवेयर आता है जिसका संबंध अधिगमकर्ता के व्यवहार परिवर्तन से होता है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 3 की। चैप्टर नंबर 3 का नाम है शैक्षिक तकनीकी के विभिन्न रूप, अर्थ, विशेषताएं, शिक्षण तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी और व्यवहार तकनीकी। ठीक है, चलिए फिर इसकी बात कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। अनुदेशात्मक तकनीकी में कंप्यूटर का प्रयोग होता है, सामूहिक रूप से होता है या पर्सनली होता है, व्यक्तिगत होता है, अनौपचारिक होता है या फिर इनमें से कोई नहीं? डियर फ्रेंड, यहाँ पे ऑप्शन आपका बी सही है। अनुदेशात्मक तकनीकी में कंप्यूटर का प्रयोग व्यक्तिगत होता है। शैक्षिक तकनीकी के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन है? व्यवहार तकनीकी है, अनुदेशन तकनीकी है, शिक्षण तकनीकी है या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन उपरोक्त सभी है वो सही हो जाएगा। शैक्षिक तकनीक के प्रमुख क्षेत्र में आपका व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी, शिक्षण तकनीकी आते हैं। वह तकनीकी जो पूर्णतया मनोविज्ञान पर आधारित है, तो ये आपका व्यवहार तकनीकी हो जाएगा जो कि मनोविज्ञान पर, पूर्णतया मनोविज्ञान पर आधारित है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे आपका जो सी है वो सही हो जाएगा। चलिए फिर बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है व्यवहार तकनीकी की विशेषताएं हैं। इसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों एक्टिव रहते हैं, सभी कोमल उपागमों का प्रयोग किया जाता है, सॉफ्टवेयर का, बालक के सर्वांगीण विकास में सहायक है या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे ऑप्शन आपका उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। व्यवहार तकनीकी ये सभी विशेषताएं हैं। शिक्षण तकनीकी के प्रवर्तक कौन है? इसके जो प्रवर्तक हैं वो आपके हंट, ग्लेसर और ब्रूनर, ये सभी माने जाते हैं। शिक्षण का उद्देश्य निर्देशित क्रिया है, ये बात आपके स्मिथ कहते हैं कि जो शिक्षण का उद्देश्य एक निर्देशित क्रिया के रूप में होता है। तो इस प्रकार से आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अनुदेशात्मक तकनीकी की विशेषता क्या है? शिक्षक मार्गदर्शक का कार्य करता है या फिर छात्र को पुनर्बल मिलता है, स्वावलंबन की शिक्षा दी जाती है? तो अनुदेशात्मक तकनीकी की ये सभी विशेषताएं हैं। शिक्षक एक मार्गदर्शक के रूप में भी काम करता है, छात्र को रिइंफोर्समेंट भी मिलता है, स्वावलंबन की भी शिक्षा दी जाती है। इसलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन जो डी है वो सही और सटीक आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है जो कि कहता है, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? सिमुलेटेड शिक्षण किसके अंतर्गत आता है? शिक्षण तकनीकी के, अनुदेशात्मक तकनीकी, व्यवहार तकनीकी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो ये आपका यहाँ पे व्यवहार तकनीकी ऑप्शन सही हो जाएगा। सिमुलेटेड शिक्षण जो है वह व्यवहार तकनीकी के अंतर्गत आता है। शैक्षिक तकनीकी के क्या उद्देश्य हैं? तो शैक्षिक तकनीक का उद्देश्य होता है विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, बात ये सही है। बालकों में निहित या समाहित शक्तियों का उद्घाटन करना, बात ये भी सही है। किए गए अधिगम का मूल्यांकन करना, ये भी शैक्षिक तकनीक का उद्देश्य है। तो जब ये सारे ही ऑप्शन यहाँ पे हमको सही लग रहे हैं तो फिर हम क्यों ना ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे, उपरोक्त सभी। अनुदेशन तकनीकी के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ये आपके ग्लेसर, प्रेसी, गिलबर्ट, ये सभी माने जाते हैं। व्यवहार की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? परिस्थिति के द्वारा। व्यवहार की उत्पत्ति परिस्थिति के द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शिक्षण तकनीकी में पाठ्यवस्तु को कितने सोपानों में विभाजित किया जाता है? तो इसको हम करते हैं 4 भागों में विभाजित। कितने?
4 भागों में विभाजित करते हैं। प्यारे दोस्तों एक बात आपको बताते चले, हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स में अब आप ये कहेंगे कि सर क्या आप यही पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे? जी नहीं, जो मेरे खुद के अपने ऑब्जेक्टिव टाइप नोट्स बनाए गए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जिसमें जुड़े हुए हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, ठीक है, जिसकी ओनली 100 रुपीज़ फीस है, जिसमें हम जितना मैंने स्टार्टिंग से क्लासेस कराई हैं 12-13, वो टोटल पीडीएफ प्लस ये तो आपका इजी नोट्स की पीडीएफ है ही, ये भी शेयर करेंगे, प्लस आपके एग्जाम तक जितनी भी क्लासेस ली जाएंगी वो सारे पीडीएफ आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा, ठीक है। उसके लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं 9628182649, ठीक है, 9628182649। आगे बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13, आज के लास्ट क्वेश्चन है ये 3। पाठ्य वस्तु और कक्षा व्यवहार दोनों ही तत्व किस तकनीकी में सम्मिलित किए जाते हैं? तो ये दोनों ही तत्व आपके शिक्षण तकनीकी में शामिल किए जाते हैं। किसमें? पाठ्यवस्तु और कक्षा व्यवहार, ये दोनों ही तत्व आपके शिक्षण तकनीकी में सम्मिलित किए जाते हैं। शिक्षण का मूल्यांकन शिक्षण तकनीकी के किस सोपान के अंतर्गत किया जाता है? तो ये आपका नियंत्रण के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षण तकनीकी के किस सोपान के अंतर्गत शिक्षण पाठ्यवस्तु का विश्लेषण किया जाता है? तो ये आपका नियोजन के अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों इस तरीके से आई होप की क्लास आपको पसंद। अच्छा अभी तो एक और बचा है भाई, चैप्टर 4 भी तो बचा है, चलिए इसकी भी बात करते हैं। देखिए अब चैप्टर 4 है आपका कंप्यूटर सहायक अनुदेशन, अर्थ, परिभाषा, बुनियादी अवधारणा एवं विभिन्न प्रकार के साधन। चैप्टर नंबर 4 है आपका ये। पहला क्वेश्चन आपका कहता है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास कब हुआ था? तो 1972 में, 62 में, 61 में या 51 में? राइट वन ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सी 1961 में। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास 1961 में हुआ था। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास किस विश्वविद्यालय में हुआ था? तो ये आपका इलिनोइस में हुआ था। विश्वविद्यालय का नाम क्या था? इलिनोइस, ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की विशेषता क्या है? नवीन मौलिक प्रणाली, अभिक्रमित अध्ययन पर आधारित हो, व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन का एक रूप है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की सभी विशेषताएं सटीक और सही हैं, तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका वो सही हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का दूसरा नाम क्या है? तो कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का दूसरा नाम कंप्यूटर सह अधिगम है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? कंप्यूटर सहायक अनुदेशन का विकास सर्वप्रथम आपका अमेरिका में हुआ था। कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की क्रियाविधि में प्रमुख रूप से भागीदारी होती है, किसकी होती है? शिक्षक, छात्र और कंप्यूटर, इन तीनों की ही कंप्यूटर सहायक अनुदेशन की क्रियाविधि में प्रमुख रूप से भागीदारी होती है। जब तीनों की होती है तो फिर हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे। कंप्यूटर की प्रक्रिया किस पर आधारित होती है? कंप्यूटर की प्रक्रिया आपकी सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इन दोनों पर ही आधारित होती है, ठीक है। ऑप्शन ए और जो बी है वो दोनों सही है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को चूज कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सूचनात्मक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को और किस नाम से जाना जाता है? सहायक अनुदेशन के नाम से, पूछताछ अनुदेशन, प्रबंध अनुदेशन या फिर ये उपरोक्त सभी? तो सूचनात्मक कंप्यूटर सहायक अनुदेशन को हम सह अनुदेशन, पूछताछ अनुदेशन, प्रबंध अनुदेशन, इन तीनों के माध्यम से ही जानते हैं, तो उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ड्रिल अनुदेशन है, व्यवहार में स्थायित्व है, अनुभव में स्थायित्व है, अभ्यास कराना या फिर उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे आपका उपरोक्त सभी जो है वो राइट वन हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, विंडोज, पावर पॉइंट, लिनक्स या फिर एंड्रॉयड? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पावर पॉइंट। ऑप्शन नंबर आपका जो बी है वो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, पावर पॉइंट। कंप्यूटर क्या है? मानव मशीन है, मानव मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, पावर मशीन है, हाइड्रोलिक मशीन है? तो भैया मानव मशीन कहाँ से हो जाएगी ना? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, सीधी सी बात है इसमें, है ना। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। कंप्यूटर की भौतिक बनावट क्या कहलाती है? तो ये आपका हार्डवेयर कहलाती है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज है आधुनिक कंप्यूटर, टाइमर, ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर इनमें से
कोई नहीं। तो आधुनिक कंप्यूटर जो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के रूप में काम करता है। अनुप्रयोग के आधार पर निम्न में से कंप्यूटर है, कौन सा है? एनालॉग, हाइब्रिड, डिजिटल। ये सभी जो है अनुप्रयोग के आधार पर ये सारे कंप्यूटर आ जाते हैं इसमें। तो उपरोक्त सभी आपका राइट वन ऑप्शन हो जाएगा। तो मैंने बताया ना, अगर आप चाहते हैं कि आपको पीडीएफ मिल जाए तो आप मुझे जो मैंने नंबर दिया है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जितना कंटेंट आज तक पढ़ाया गया है वो, प्लस ये इजी नोट्स का पीडीएफ था आपका, और ये भी आपको पूरा मिल जाएगा इजी नोट्स और टोटल, ठीक है, आपके एग्जाम तक जितना भी आप पढ़ेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में।